सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, PTI ने कहा है कि मुहर्रम के बाद यानी आशूरा के बाद वो बाकायदा तौर पर एक और तहरीक चलाएंगे। लेकिन अगर माजी की हम बात करें तो जो भी PTI ने तहरीक चलाई है वो उसको कामयाबी से हमकनार तो वो नहीं हो सकी है। लेकिन उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि PTI के वो रहनुमा जो अभी भी असीर हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, चौधरी एजाज हो गए, यास्मीन राशिद साहिबा हो गई और दीगर हो गए, मियाँ महमूद रशीद, उन्होंने मफाहमत की बात की है। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी मफाहमत का हाथ बढ़ाया है। अब इस पर कितनी संजीदगी है दोनों तरफ, और क्या हुकूमत इस मामला को संजीदा तरीके से तय करना वाकई चाहती है? कुछ और जो ख़बरें आई कि नवाज शरीफ साहब पटियाला जाना चाहते हैं, उनमें भी कितनी सदाकत है, और अगर जाते हैं तो फिर क्या लेकर जाएंगे? इन चीज़ों पर और कुछ दीगर सताई से आईनी तरमीम की जो बातें हो रही हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। वफाकी वज़ीर हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी नादिया जी राना साहब, ज़रा फरमाइएगा कि ये जो बातें हो रही हैं कि जी PTI के साथ मुफाहमत हो यानी दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, उनके साथ मुज़ाकरात हो, पीपल्स पार्टी का एक धड़ा शायद इसके लिए तैयार भी है, लेकिन मज़ामत और मुफाहमत दोनों साथ लेकर चलें। गवर्नमेंट की, हुकूमत की तरजीहात क्या हैं सर? देखिए, मैं नादिया आपको बताऊं कि ये PTI का जो रवैया है या सोच है या नॉन डिसाइसिव है या उनका माइंड सेट है, वो अजीबो गरीब किस्म के लोग हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा तल्लक है, हम तो एक डेमोक्रेटिक लोग हैं। हमारा बहुत एक लंबी हिस्ट्री है, कुछ 40 साल से PMLN मियाँ नवाज शरीफ साहब की सरबराही में डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। और आपने देखा कि उसके लिए बहुत सारी हमने तकलीफ भी उठाई। तो जहाँ तक रवैयों की बात है, आपको पता है जब PPP के साथ हमारे बहुत ज़्यादा डैगर्स ड्रॉन होते थे तो वहाँ भी हम चार्टर और डेमोक्रेसी किया, उनके साथ बातचीत की, डायलॉग किया और एक हमने रास्ता निकाला जैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो स्ट्रेंथन और चलता रहे। इसी तरह इनके साथ भी हमने बार बार, जब हम अपोजिशन में थे तो उस वक्त भी मियाँ शहबाज साहब ने, जब इनॉग्रेल सेशन था 2018 की असम्बली का, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं। इमरान खान आप जिस तरह भी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, जो भी धांधली हुई है, लेकिन हम सिस्टम को चलाना चाहते हैं। और जरदारी साहब ने और बिलावल ने भी ये कहा कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं, आप काम करें, मुल्क के लिए बेहतरी के लिए काम करें। लेकिन आगे से जो गाली गलोच का जवाब आया वो भी आपके सामने है। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई 3 दफ़ा ये खुद ऑफर किया है कि हम आपके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, डायलॉग के लिए बैठने को तैयार हैं। लेकिन आगे से 1-2 दफ़ा जब अटैम्प्ट हुई और एक कमेटी बनी, वो आपको पता किस तरह भाग गए, आए नहीं है शाम को जब टाइम फिक्स था। तो वो उनका रवैया इसी तरह, अगर वो संजीदगी से बात करना चाहें तो बिल्कुल गवर्नमेंट संजीदा है, तो उस पर काम करना चाहती है। और दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाना हम चाहते, हम तो चाहते हैं कि सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टी है एक PTI, उसको हम चाहते हैं वो मेन स्ट्रीम में आए और डेमोक्रेटिक जो उनका एक होना चाहिए प्रोसेस का उनको हिस्सा होना चाहिए। अच्छा राना साहब, माज़रत मैं आपकी बात यहाँ पे काट रही हूँ। कल मेरे प्रोग्राम में हामिद रजा साहब थे, वो कह रहे थे कि हमने जब इनके साथ मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात की कमेटी में वो भी शरीक थे, तो जब हम जाते थे कि जी हमें आगे बढ़ना है तो इमरान खान साहब से मुलाकात कराए, तो कमेटी के जो सीनियर तरीन अरकान थे वो कहते थे जी हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हम मजबूर हैं, हम नहीं करा पा रहे। तो उन्होंने कहा कि जब वो कुछ देने की पोजीशन में नहीं थे, वो एक मुलाकात ही नहीं करा सकते थे, तो फिर ये मामला आगे कैसे बढ़ते? नहीं, ये बात बिल्कुल इनके बहाने होते हैं। कब इनकी मुलाकात हुई, बेशुमार लोगों की मुलाकातें होती हैं, फिर उसके बाद भी होती रही हैं। और जो अंदर से उनका जवाब आता है या उनके स्टेटमेंट्स आती हैं थ्रू उनकी बहन के अलीमा खान के या दूसरे जो लोग मिलते हैं, वो भी आपने देखा होगा डिफरेंट है। अब इनकी 2-4 दिन पहले एक मीटिंग हुई है पार्टी की, उसमें टोटल डिवीजन थी। कुछ निज़ामत की बात करते थे, कोई मुफाहमत की बात करते थे, कोई मुज़ाकरात की बात करते थे। और अली अमीन गंडापुर का जो स्टेटमेंट होता है या रवैया होता है वो अजीबो गरीब किस्म का होता है।
कभी वो कहते हैं हम बंदूकें हम लेके साथ आएंगे इस्लामाबाद की तरफ, कभी कहता है कि मेरी हुकूमत करानी है तो करा के दिखाओ। तो हालांकि ऐसी कोई सोच ही नहीं होती, ना चले कि किसी लेवल पे ये डिस्कस होता है। तो ठीक मैं है। समझता हूँ कि जब तक वो नहीं उस चीज़ पे आएंगे कि सीरियस नहीं होंगे कि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी को हम आगे लेके बढ़ना है, तो मेरा ख्याल उस वक्त तक बात आगे नहीं चल सकती। चलें राना साहब, आप डेमोक्रेसी की बड़ी बात कर रहे हैं, आप अपने आप को डेमोक्रेट कह भी रहे हैं, फिर आपने वो तारीख भी गिनवाई कि PMLN ने डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, क्या क्या स्ट्रगल की। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये डेमोक्रेसी में ये जो हाइब्रिड निज़ाम की जो आमेज़श है, ये कहीं स्टैंड करती है? ये कौन सा निज़ाम है? क्या डेमोक्रेसी सिस्टम जो है वो इसको अलाउ करता है, इस हाइब्रिड, या सपोर्ट करता है, ये कॉम्प्लीमेंट करता है, एक्नॉलेज करता है हाइब्रिड सिस्टम को? देखिए, मैं हाइब्रिड सिस्टम को मुझे तो इस टर्म की नहीं समझ, लेकिन वो तो खाई साहब भी बता सकते हैं कि क्या मकसद है। लेकिन मैं खुद ज़ाती तौर पे भी अदारों को साथ लेके चलने की बात करता हूँ, चाहे वो जो भी एग्जेक्टिव हो, जुडिशल से हमारा जो एक अदारा है जुडिशरी का हो वो हो, या एस्टेब्लिशमेंट हो, या सबका अपना अपना एक रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन में रोल दिया हुआ है। तो सभी को मिलके आगे मुल्क को लेके आगे चलना है। भाई बाकी वो तो रहा कि हुकूमत तो, हमारी एक हाँ, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट पास तैयार है। आपने देखा है कि पार्लियामेंट ने जो लेजिस्लेशन कर रही है, बजट पास कर रही है, टैक्सेशन कर रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब वो चीफ एग्जेक्टिव हैं, जो वो डिसीजन लेना चाहे लेते हैं। जो भी एग्जेक्टिव चीफ एग्जेक्टिव का काम होता है गुड गवर्नेंस के लिए दे रहे हैं, पर इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए जो काम कर रहे हैं, या डिप्लोमेसी पे काम कर रहे हैं, वो सारी की सारी आपके सामने है कि आज हर जगह पे हमें बेहतरी मिली है। चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे आज सारी दुनिया आपके साथ खड़ी है, और इंडिया इस वक्त जो हमें कहता था ये तनख्वाह मैंने करना है, वो इस वक्त इंडिया तनख्वाह खड़ा है दुनिया ग्लोबली। इस तरह इकोनॉमिक रिवाइवल में आप देखें किस तरह उसमें हमने काम किया है, इकोनॉमी जो बेहतर हो रही है। इसी तरह आप गवर्नेंस का देखेंगे, उसमें बहुत बेहतरी आ रही है। बहुत सारे फ्रंट पे हम काम कर रहे हैं, काम करने में गवर्नमेंट ज़्यादा है। मुझे नहीं आपके क्या मुझसे डिस्कस करना चाहती हैं इस पर? नहीं, मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि देखिए, इदारों को साथ लेकर हर हुकूमत चलती है, जब तक एक पेज पे ना हो तब तक हुकूमतें नहीं चलती। ये तो हमारी तारीख भी है और हमें पता भी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है इसमें कि ख्वाजा आसिफ को कहना पड़ रहा है बार बार कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, और अगर ये 90s में होता तो फिर तो हालात मुख्तलिफ होते। नहीं, देखें, ख्वाजा साहब सीनियर आदमी हैं, हमारे बड़े दोस्त हैं, मेरे तो ज़ाती तौर पे बहुत दोस्त हैं, और हम कोई 50-60 साल से इकट्ठे हैं, कॉलेज से इकट्ठे हैं। ख्वाजा साहब की एक अपनी सोच होती है, वो दबंग आदमी है, स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन वो मेरा वही एक्सप्लेन करेंगे। मुझे ठीक है। ऑनेस्टली नहीं पता हाइब्रिड से क्या अपराध है, लेकिन मुझे मिले तो मैं पूछूंगा वैसे। बिल्कुल ज़रूर पूछिएगा, फिर हमें बताएगा। ये बताएं कि अयाज सादिक साहब की जो तनख्वाह का मामला है उस पर भी ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत ज़्यादा शोर डाला, बड़ी नागवारी का इजहार भी किया, उसको अपोज भी किया। स्पीकर साहब ने फिर एक ख़त भी लिख दिया कि जी मेरा तो कोई मामला नहीं है, जो भी करे तो काबीना फैसला करती है, काबीना की मंजूरी से होता है। तो काबीना की मंजूरी के वक्त ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको अपोज किया था या नहीं किया था? और आपकी इस पर क्या राय है अयाज सादिक साहब की जो तनख्वाह 21 लाख के करीब हो गई? तो ये सिर्फ स्पीकर साहब की तनख्वाह की बात नहीं मैं करना चाहता। मैंने तो जनरली बात मैंने की भी है कि इस पे जो इस वक्त तनख्वाहें बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ 2016 या उससे भी पुरानी बात है जब तनख्वाह बढ़ी थी, और बड़ी मामूली तनख्वाह थी। मिनिस्टर की 1,70,80 हज़ार तनख्वाह थी। ये तो आम आदमी की तनख्वाह होती है। जो हमारे सीनियर ड्राइवर्स हैं, सीनियर ड्राइवर्स असेंबली में, उनकी तनख्वाह पता देखेंगे तो वो भी शायद लाख से ऊपर। तो कहने का मकसद है कि उसमें ज़रूरत तो थी कि ये जो बात होती है तो ग्रेड वो कहते हैं जी फेडरल सेक्रेटरी के बराबर करते। अब MNA की तनख्वाह बढ़ी और प्रोपोर्शनली मतलब जिस तरह डबल हो सकती थी, या अगर 7 साल बढ़ाते रहते, हर साल जितनी इन्फ्लेशन में इंक्रीज आती है उस तरह करते रहते, तो शायद आज ये इशू खड़ा ना होता। लेकिन मेरा अपना ख्याल था कि यकदम बढ़ने से मैसेज शायद इतना अच्छा नहीं गया। वो उतनी नहीं, अभी भी 5 लाख की है उन्होंने। नहीं, मैं MNAs की सर बात नहीं करी माजरत के साथ, मैं तो बात कर रही हूँ चेयरमैन सेनेट की, स्पीकर कौमी असेंबली की। नहीं, मैं उसी पे आने लगा हूँ ना। ओके। मैं मिनिस्टर की है इन्होंने 5 लाख,
तो ये अब एमएनए की और मिनिस्टर की बराबर तनख्वाह उन्होंने कर दिया, जो एमएनए ले रहा है वो भी यही ले ले। लेकिन मैं कतई नजर इसके, मैं सारी तनख्वाहें जो बढ़ी हैं, मैं कहता हूँ कि इस अंदाज से नहीं बढ़नी चाहिए थी। नहीं बढ़नी ये चाहिए थी। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की थी कि जी एमएनएस की भी चले डबल कर देते, इस तरह मिनिस्टर्स की भी। मिनिस्टर तो लेते ही नहीं है तनख्वाह, वैसे मैं आपको बताऊं, जितनी भी आप करेंगे उनको कोई मिल ही नहीं रही तनख्वाह। तो डे वन से शहबाज साहब ने कैबिनेट ने फैसला किया कि मिनिस्टर तनख्वाह नहीं लेंगे। ठीक है। तो इस तरह बढ़ानी भी स्पीकर की बढ़नी चाहिए, लेकिन प्रोपोर्शनली बढ़नी चाहिए कि बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता ओरिजिनल उनकी तनख्वाह कितनी है स्पीकर की। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब की तनख्वाह शायद 2 लाख है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की। तो बढ़नी तो चाहिए तनख्वाहें। तो ठीक है, प्रेसिडेंट की लेकिन इस तनख्वाह तरीके से भी नहीं बढ़नी बहुत चाहिए। कम थी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन शायद खान अब्बासी के टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह सिर्फ अकेले की बढ़ा दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के मुताबिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह हो, बाकी उसी तरह थी। तो उस तरह नहीं बढ़नी चाहिए थी जिस तरह बढ़ी है। मैं तो बिल्कुल जल्दी ठीक है। बात करता हूँ। सर, हुकूमत संजीदा है 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए 26 के बाद? नहीं, कोई ऐसी सोच नहीं है 27वीं तरमीम लाने की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है, जो एक तरीकाकार दिया हुआ है 2/3 मेजॉरिटी से। तो जब भी ज़रूरत होती है उसमें अमेंडमेंट होती है। अब 27th अमेंडमेंट की आप बात कर रही हैं, ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें 26 तरमीमें तो हो गई हैं, ये आपके सामने है। जी। तो जब भी ज़रूरत हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में या किसी चीज़ में भी अमेंडमेंट या उसकी बेहतरी, सिस्टम की बेहतरी के लिए वहाँ पे अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। तो इफ़ रिक्वायर्ड, व्हेन इफ रिक्वायर्ड। हाँ, वैन इफ तो रिक्वायर्ड, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है। वैन इफ रिक्वायर्ड, अब वो वैन नहीं, कब होता है? इस वक्त ऐसी कोई सोच नहीं। सर, दो चीज़ें। एक तो कहा यह जा रहा है कि जी जो फाटा है जिसको केपी में मर्ज किया गया था, उसको रोल बैक करेंगे, वापस से उसको फाटा करेंगे जो फाटा हुआ। प्लस मुद्दत असेंबली जो 5 साल है उसको 10 साल तक ले जा सकते हैं, 2034 तक ले जा सकते हैं। ये चीज़ें खबर गर्दिश कर रही हैं, आप इसको डिनाई कर दें। किस चीज़ को 10 साल तक ले जा सकते? असेंबली की मुद्दत सर। नहीं नहीं, ये मैं ऐसे ही, ये बातें हैं सारी बिल्कुल गलत। मैं नहीं समझता ये कोई भी ऐसी अमेंडमेंट आएगी, और ना कोई ऐसी ज़रूरत है। तो अगर 5 साल पूरे होंगे तो फिर उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे और इंशाल्लाह फिर दोबारा हम जीतेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब तो जो फील्ड में है वो उस तरह पीटीआई के तो अब ग्राफ उस तरह नहीं है जिस तरह 2024 में बात होती थी या सारे। अब तो काफ़ी वो एक्सपोज हो गए हैं पीटीआई वाले, चले वो तो उनका फिर सबको पता चल गया। इलेक्शन होंगे तो फिर पता दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कुछ खबरें हैं कि पीपल्स पार्टी को भी आपने कहा है कि हुकूमत में शामिल हो जाए, वजारतें ले लें, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, हो गई शामिल? मेरे इल्म में तो नहीं है, क्योंकि मैंने भी बार बार कहा कि आप कैबिनेट का हिस्सा बने, और वो सारे उनके जो सीनियर रहनुमा हैं, मुझे पता है वो कि था कि हमें कैबिनेट में आना चाहिए। अच्छा। ये बिल्कुल वो मुझे कहते थे कि जी, लेकिन उनके क्योंकि चेयरमैन का डिसीजन है, बिलावल साहब का डिसीजन है कि नहीं हमने कैबिनेट में जाना, तो वो नहीं जा रहे। लेकिन कल मैंने या आज मैंने पढ़ा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा है कि या तो हमें कैबिनेट में जाना चाहिए या अवाम के पास जाना चाहिए। तो इसका मतलब कि वहाँ कोई चीज़ें कोई डिस्कस हो रही हैं, कोई सोच ऐसी पाई जाती है कि कैबिनेट में हमें जाना चाहिए। वहाँ पे कुछ दो सोच पाई जाती है। कुछ लोग समझते हैं कि जो पंजाब से पीपीपी वाले हैं वो कहते हैं हमें नहीं जाना चाहिए, शायद वो इलेक्ट नहीं हुए। तो दूसरे जो सिंध वाले हैं वो समझते हैं हमें जाना चाहिए क्योंकि हम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। सारी चीज़ें जो भी फैसले होते हैं वो हमारे साथ भी उसको नथी होते हैं, हमारे साथ अटैच होते हैं, फैसले हमें एट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो वो वाई नॉट इन कैबिनेट? मैं समझ ये सोच ठीक है कि कैबिनेट में बैठ के अपने फैसले वहाँ पर करें। बिल्कुल ठीक है सर। 2 दिन से एक खबर चल रही है कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हाथ मिलाना चाहते हैं इमरान खान साहब से, और इसके लिए वो अडियाला जेल जाने तक को तैयार है। ये सोच जिसकी हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या ये सोच क्या नवाज शरीफ के में पाई जा रही है? क्या इस तरफ उनकी सोच है? ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं समझता हूँ, मेरा नहीं ख्याल, मेरे इल्म में तो कोई बात नहीं, लेकिन ये हो नहीं सकता। मियाँ साहब जब वापस आए थे
लंदन से, तो आपको याद होगा कि मीनार पाकिस्तान जलसा हमने किया था, तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा था कि मुल्क को आगे लेके जाना और मिलजुल के लेके जाना है, सबको हमें मिलना चाहिए, सबको इकट्ठे होना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, और पाकिस्तान इस वक्त जिस पोजीशन में इसको आगे लेके जाए, आगे बढ़े। लेकिन उसका जो जवाब आया वो सारा आपके पास सामने है। तो जब मियां नवाज शरीफ साहब 2013 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो अगर आपको याद हो, वो खुद चल के बनी गाला इमरान खान के पास गए थे। मुझे ये भी याद है कि जब इमरान खान साहब गिरे थे 2013 की कैंपेन में, तो हॉस्पिटल भी गए थे। हॉस्पिटल भी गए थे। ये मियां साहब के अपने वैल्यूज हैं, वहाँ उनके एक अपना कदरें हैं, एक उनका अखलाक है। तो वहाँ जब गए बनी गाला में, तो वहाँ पे भी इमरान खान ने इनको कहा कि उन्होंने कहा जी, बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी मेरी ये सड़क बना दें, ये इमरान खान का मेरे घर को जो आती है, तो उन्होंने आती कहा था उसकी फौरन सड़क बना दें। तो कहने का मकसद है कि मियां साहब जो उनकी वैल्यूज़ हैं या उनकी अखलाकी तौर पे या वज़ादारी जो है उनमें खूब खूब कर भरी हुई है, उनकी फैमिली में है। तो मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान से जाना मिलना मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात हो। तो इसका मतलब ये है कि अब जो तहरीक अगर पीटीआई शुरू करेगी तो उससे भी उसी तरह आनी हाथों से निपटा जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, स्पेस नहीं दी जाएगी। नहीं, अगर वो कोई उसी तरह गड़बड़ करते असला लेके आएंगे, फलां लेके आएंगे, पहले तो तहरीक कुछ चलेगी नहीं। अभी वो कहते हैं जी नहीं, आपने इस्लामाबाद पे चढ़ाई नहीं करनी, ये इमरान खान कहता है, उनका बानी जो है। लेकिन वो कहता है जी अब पूरे पाकिस्तान में कहेंगे अपनी अपनी जगह पे एहतजाज करें, और अपनी अपनी जगह पे एहतजाज आपको पता है 10 बंदे भी नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यही उन्होंने किया कि मेरे इलाके में यहाँ आके एहतजाज करें, देख लें वहाँ तो 10 बंदे भी नहीं होंगे, या किसी जगह पे भी नहीं होंगे, लाहौर में या किसी जगह पे। ठीक है। तो बाकी अगर उन्होंने इस्लामाबाद में चढ़ाई करनी है तो पहले भी उन्होंने अशर देखा है अपना, फिर वो देख लेंगे अपना अशर, वही होगा। बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब आपके टाइम का, और टोटली इस बात को रूल आउट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको विज़िट करेंगे। उन्होंने कहा हमने मुज़ाकरात की कोशिश की है, लेकिन वहाँ से नॉन सीरियस उनका रवैया होता है। प्लस उन्होंने कहा कि अगर एहतजाज करेंगे तो जो उनके साथ पहले हुआ है वही इस तरह से दोबारा भी होगा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। मुल्क में ज़रा जो टैक्सेस की भरमार है, जो महंगाई की भरमार है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो पॉवर्टी लेवल है, जो इन्फ्लेशन है, उससे आम आदमी कितना मुतासिर हो रहा है और वो अब क्या सोच रहा है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर गुफ्तगू करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जब हम गवर्नमेंट की जानिब से बात सुनते हैं तो कहते हैं सारे इंडिकेटर्स बेहतर हो गए हैं, मुल्क में मईशत बेहतर होती चली जा रही है, आगे आने वाले दिनों में भी होगा। ये तमाम सूरत हाल है हमने पटरी पर डाल दिया। मशहूर ज़माना उनका स्लोगन कि हमने सियासत नहीं रियासत बचाई है, ये सारा कुछ हो रहा होगा। मार्केट इंडेक्स भी हम देख रहे होते हैं कि वो पता नहीं सारे अपने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा होता है। लेकिन दूसरी तरह जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है। अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की तो वो अपनी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। अगर हम बात करें पाकिस्तान में वो लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आलमी बैंक ने जो जारी किया वो 44.7% है। फिर जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, यानी मुल्क से बाहर लोग जाना चाह रहे हैं, पिछले 3 साल में शायद इनकी तादाद 15 से 20 लाख के दरमियान बताई जा रही है। उसके अलावा जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं पिछले 3 सालों में, चाहे वो पोमा एनर्जी हो, शेल हो, पेट्रोलियम की कंपनी पार्को हो, टेलीनॉर पाकिस्तान हो, ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज जो उबर है वो हो, उसके बाद प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो, जो दीगर हैं, इवन दो करीम हो, फिर अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट वो अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ से बंद करके ख़त्म कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल क्या है? मतलब आम आदमी आज भी उतना ही परेशान है। एक कान हाथ घुमा के दूसरे कान से पकड़ लिया जाता है, मतलब आवाम तक कुछ भी नहीं हो रहा। मैं ज़रा आज इस पे गुफ्तगू करूँगी कि नए माली साल का आगाज़ हो गया है, पेट्रोलियम प्राइसेस आपने बढ़ा दी, गैस की प्राइसेस आपने फिक्स चार्जेस वो आपने बढ़ा दिए। हाँ, अलबत्ता आपने पीटीवी के जो 35 रुपये थे वो आपने यहाँ पे ख़त्म कर दिए। बहुत अच्छी बात है, देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन एट ऑल के पीटीवी को हम 35 रुपये क्यों दें, लेकिन उनके लोगों का कहना ये है कि आपके पास कोई अल्टरनेट प्लान है। बहुत सारी चीज़ें जिस पर हम आज ज़रा गुफ्तगू करेंगे। सनाउल्लाह खान साहब जो कि रिपोर्टर हैं, माशी उमूर के माहिर भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मेहताब हैदर साहब
वो भी सीनियर रिपोर्टर हैं और इकॉनमी उनकी बीट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हमने एक सर्वे कराया, सर्वे इन सेंस के लोगों से ज़रा बातचीत की मुख्तलिफ शहरों से कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, क्या जो मुल्क में जो महंगाई है उससे वो कितने मुतासर हो रहे हैं। आज वो पाकिस्तान में रहते हुए नौकरियां मिल पा रही हैं, उनको नहीं मिल पा रही, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते। ज़रा कोई चला दीजिएगा तो फिर अपने पार्टिसिपेंट से गुफ्तगू करेंगे। रोज़ाना रात को सुबह उठो कोई ना कोई चीज़ महंगी हुई होती है। खाने पीने की अशिया काफ़ी हमारे वसाइल से काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जब मैं जॉब के लिए जाता हूँ तो मुझे बोलते हैं कि जॉब नहीं है। 2018 से लेकर आज तक हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। कहते हैं तरक्की हो गई है, और तरक्की कहाँ से हो गई भाई? आप बजट में आप जाते हैं तो वहाँ पे इतना टैक्स लगाते हैं, टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। बाहर सहूलतें भी है, यहाँ एक तो बिजली के इतने लोड शेडिंग है, महंगाई है, हर चीज़ दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। पहली फुर्सत में मैं ये मुल्क छोड़ना चाहूँगा क्योंकि इस मुल्क की जो माशी सूरत हाल है यहाँ के लोगों के लिए एक अजाब बन चुका है। ये बोलते हैं अवाम पिस रही है, पिसने दो, हम अपने मज़े करते रहे। हर चीज़ों पे टैक्स है। मुझे बताएं अब गरीब कहाँ जाए, क्या करें अब लोग? आगे की तरफ जाएगा टैक्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता जाएगा तो फिर इधर रहने का कोई चांस नहीं है। सुई गैस और बिजली की वजह से लोग मर रहे हैं, बहुत परेशान है। हमारे जो हुक्मरान है, कोई भी है, मैं ये एक का नाम लिया, कोई भी है, उन्होंने अवाम को बेकारी बना दिया। अवाम को बेकारी बना दिया। सनाउल्लाह साहब, हमें हुकूमत बताती है कि बेहतर हो रहे हैं हालात, इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, मार्केट इतनी ऊपर जा रही है, इंडेक्स मार्केट ये सब, फिर 312 अरब के नए टैक्सेस इसमें लग गए, तो ये असरात अवाम तक मुंतकिल क्यों नहीं हो रहे? अवाम इतनी मायूस क्यों है? बहुत शुक्रिया नादिया। बेसिकली जो चीज़ें आप बता रही हैं ना कि हुकूमत भी बताती है कि हमारे इंडिकेटर बेहतर हो गए, तो वो लगता है ऐसे है कि वो ये मुल्क नहीं चला रहे, कंपनी चला रहे हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट आप समझ लें बेहतर हो रही है, और मैक्रो इकनॉमिक जिसको जो आम आदमी को समझ ही नहीं आता वो बुनियादी तौर पर। और हमारा इशू एक ही है, मैं तो आप भी एग्री करेंगे, आज से नहीं 20-25 साल से हमारा करंट अकाउंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है हमेशा, और हमारे पास डॉलर नहीं है। आपने एक बात भी की उसमें कि नौजवान जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इस मुल्क का एक ही सरमाया है, एसेट्स हैं, जिससे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। वो इस मुल्क की ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इस मुल्क के नौजवान हैं, और अच्छा है जा रहे हैं, अच्छा है जा रहे हैं। जी जी जी, यहाँ पे उनके करने के कुछ नहीं है, वही इस मुल्क को बचा सकते हैं बाहर जाके, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट नहीं बढ़ानी। इस मुल्क में एक्सपोर्ट बढ़ नहीं सकती, उसकी वजह यह है, एक तो जो दुनिया की महंगी तरीन एनर्जी है यहाँ पे, बिजली और गैस, मतलब लोग तो खुदकुशी कर रहे हैं, इंडस्ट्री भी नहीं चल रही और नई इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फारिग है। तो लोगों ने, हमने इस मुल्क को अगर बचाना है, और जो हमने 80-85 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट करनी है, वो पैसे कहाँ से आएंगे? या तो हम कर्ज लेंगे, या फिर हमारे ये जो लोग बाहर जाके भेजते हैं, इस मरतबा जो 38 बिलियन डॉलर आ रहे हैं रेमिटेंसेस, तो ये अगर इंडिया के और बांग्लादेश के 100-500 बिलियन डॉलर तक जा सकते हैं तो हमारे भी जा सकते हैं। और इस खित्ते का इशू ये है, ख़ासकर पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान का जो नौजवान है बाहर जाके हमें बचा सकता है, वरना हम बचने नहीं है, ये कीमतें और बढ़ेंगी। और ये सिचुएशन उस वक्त तक ये चलती रहेगी जब तक IMF है, और IMF का मेरे ख्याल 1.25 साल रह गए हैं उसके बाद। और ये 25 मरतबा 24 मरतबा प्रोग्राम जो आए हैं उसमें यही हुआ है, जब तक IMF रहा है आपकी जो बैलेंस शीट है वो बेहतर रही है, मतलब है कि क्राइसिस में नहीं थी। जो ही IMF गया फिर क्राइसिस में आ जाते हैं, तो ये मामला रुकेगा नहीं। इन्फ्लेशन का ये जो कहते हैं ना, दावा करते हैं इन्फ्लेशन कम हो गया, 5.5% आ गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप 9 अप्रैल 2022 से देखें, जिस दिन इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आती है। आप PBC पर पढ़ी हैं कीमतें, उस वक्त क्या थी? 85 रुपये लीटर पेट्रोल था, आज देख लें किधर है। डीजल भी कभी यही रेट था, $150। आप बिजली की रेट देख लें, इस 3.25 साल में बिजली के रेट में 250 से 300% इजाफा हुआ है। और आप हैरान होंगी, गैस की पता है कितनी कीमतें बढ़ी हैं? 1200%। 1200% गैस की प्राइस 3 सालों में। जी जी, 3.25 साल में। आप दालें ले लें, जो गरीब आदमी की 50 आइटम है, जो एक बास्केट है 51 है जी, 50 है, जो हर पाकिस्तानी यूज़ करता है, हर शख्स यूज़ करता है। आप उनकी कीमतें निकाल लें और कंपेयर कर लें, आपको पता चलेगा क्या हुआ है। IMF के साथ नेगोशिएशन इन्होंने, मैं तो उसको 3rd क्लास नेगोशिएशन कहता हूँ, जिसमें आपको पता ना हो कि इस मुल्क की आवाम पर जो बोझ आएगा कि वो बर्दाश्त कर सकते हैं या ख़ुदकुशी कर लेंगे। वो ख़ुदकुशी कर रहे हैं, जो आपने दिखाया ना, और ख़बरों में आ रही हैं डेली।
उनको ये इस बात का अंदाजा अभी 20-22 साल के नौजवान नहीं अंदाजा। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप एक गैर मुल्की शहरी को हमेशा की तरह उठा के फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे या कोई भी लगा दे, अब ये तो अभी भी ये नहीं पता कि किसने औरंगजेब को लगाया है। ठीक है, वो कनाडा के शहरी थे, वो बाद में शहरी बने। इससे पहले मोइन कुरैशी थे, इससे पहले हफीज शेख थे, इससे पहले शौकत अजीज़ और बाकी भी इसी तरह। उनको नहीं पता होता कि इन लोगों की हालत, उन्हें आज मैं 100% बता रहा हूँ, उनको नहीं पता कि बिजली के यूनिट की प्राइस क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है, गैस की कीमत क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है। अगर पता चल जाए ना तो ये लोग खुदकुशी ना करें, ये लोग खुदकुशी कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये इनके इश्यूज हैं, ये जब तक इनको, और पब्लिक का कोई ख्याल नहीं ना इस वक्त जो सियासी हुकूमतें हैं उनको है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट मैं उनको कहता हूँ, पॉलिटिकल एंड वेस्टेड इंटरेस्ट। पॉलिटिकल भी क्या, पॉलिटिक्स ही खत्म कर दी उन्होंने अपनी सारी चीज़ों। उन्होंने तो उसको पॉलिटिक्स ही समझते हैं ना, कि वो इक़्तिदार को उन्होंने तूल देना है किसी भी ज़रिए से, चाहे उसके लिए उन्हें 60 वज़ीर बनाने पड़े, चाहे उनके लिए नॉन इलेक्टेड लोगों की एक फ़ौज रखनी पड़े। ठीक है, तो फिर यही होता है। अच्छा मेहताब साहब, ये बताएं कि हुकूमत का एक स्लोगन शुरू से था कि जी हमने रियासत बचाई है, सियासत नहीं बचाई है, सियासत नहीं रियासत बचाओ। कामयाब हो गए हैं वो इस स्लोगन पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर ये नारे की हद तक तो मैं समझता हूँ कि ये कह सकते हैं, लेकिन अगर आप बुनियादी हक़ाइक़ सामने रखें, आपने कहा कि 312 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए हैं, इस बजट में 750 अरब रुपए के टैक्सेस लगे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चूँकि वो जो इन्फोर्समेंट जो कहते हैं कि 389 बिलियन रुपीस की है, वो भी बेसिकली आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं से तो कलेक्ट करेंगे, और वो बोझ आवाम पे आएगा। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में आज भी 90% इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, 10 to 12% से ज़्यादा डायरेक्ट टैक्सेस नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरा, IMF के बारे में पाकिस्तान के लोगों को क्यों नहीं अपनी ज़िंदगियों के अंदर बेहतरी महसूस हो रही? अभी आपने लोगों से बात की, बुनियादी तौर पे मसला ये है कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसके नंबर्स अगर देखें तो वो कम नज़र आते हैं, लेकिन आप उसका बेस इफेक्ट भी देखें ना, आप पिछले 3 सालों के अंदर अगर देखें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री की इससे ज़्यादा यानी प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुई जो इन 3 सालों के अंदर हुई है। आप पिछले साल के साथ अगर कंपैरिजन करें तो आपको प्राइसेस नीचे नज़र आती हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, एक तरफ हम कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह नहीं बढ़ाई जा सकती चूँकि रिसोर्सेज नहीं है, क्यों तो बढ़ाई 10% बढ़ी है ना, 10% बढ़ी है। आप मुझे बताएं कि जो मिनिस्टर्स हैं, हाँ, उनकी सैलरी आपने इक्विवेलेंट कर दी है MNAs के, MPs की 200% इंक्रीज। मुझे ये बताएं कि लोगों को आप मैसेजिंग क्या कर रहे हैं? लोगों को मैसेजिंग ये कर रहे हैं कि ये जो एलीट क्लब है उसके लिए सब कुछ हाजिर है, पाकिस्तान के लोग सब्र करें, तो फिर लोगों की वो जो हार्ट बर्निंग है वो आपके ये जो प्रोग्राम आपने दिखाया उसके अंदर उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आती है। और मैं आपको बताऊं, हमें IMF को ब्लेम करने के साथ साथ अपने आप को भी ब्लेम करना चाहिए। वाई? पाकिस्तान के अपने आप से मुराद है पॉलिसी मेकर्स को। आप मुझे ये बताएं, अभी आपने देखा कि बिटकॉइन के लिए 2000 मेगावाट की इन्होंने बिजली एलोकेट की, हाँ, जिसके बारे में IMF ये कह रहा है कि उसको इतराज़ात है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के लोगों ने कायमा कमेटी में जाके ये बताया कि IMF को इतराज़ात है। बुनियादी तौर पर हम अपनी इकॉनमी को चलाने के काबिल ही नहीं है। चलाने के काबिल क्यों नहीं है? चूँकि हमने जो शुगर के लोग हैं उनको सब्सिडी देनी है। पहले उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, अब उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए इम्पोर्ट की इजाज़त दे रहे हैं। आपने ये कहा था कि हम 155 से ऊपर प्राइसेस नहीं जाने देंगे। आज मुझे बताएं, पाकिस्तान की मार्केट में किसी से जाके आज ही बढ़ी है चीनी की कीमत भी, ठीक है जी, 190 को जो है वो तकरीबन क्रॉस कर चुकी है। मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान के लोगों के पास, मैं तो ये कह रहा हूँ और पब्लिकली ये कह रहा हूँ और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि वो इसका बाइकाट कर दें। किस चीज़ का? शुगर का बाइकाट करें। अच्छा। उसकी वजह ये है कि चीनी जब ज्यादा हो तब भी उनके लिए प्रॉब्लम है, चीनी जब कम हो तब भी उनके लिए प्रॉब्लम है। वो शुगर मिल्स जो पोलिटिकली वेल कनेक्टेड है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पोलिटिकल डिवाइड, तो फिर पाकिस्तान के लोगों के पास कोई चॉइस। लेकिन हमारी मुल्क की जो एलीट क्लास है, एलीट वेरी एलीट क्लास, वो सब शुगर बिजनेस से नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान के लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। मुझे ये बताएं कि जब आपने शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी तो कंडीशन ये थी कि आप डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस नहीं बढ़ने देंगे। आप मुझे ये बताएं, कि प्राइसेस क्यों बढ़ी हैं?
अच्छा अब जो है अब इंपोर्ट करने की बातें, एक्सपोर्ट करने की बातें, मतलब दिस इज मुझे समझ नहीं आती। मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है इसके अलावा, कि इनकी चुंगल से निकलने का तरीका ये है कि जो इनकी चीज़ों की प्रोडक्शन है उस अब चीनी जो है अब आप उसका बाइकआउट करें, चीनी का बाइकआउट करें। अब आप देखिए ना कि कहा गया कि जो गरीब आदमी की कम से कम उजरत होती है, शायद आपने भी ये बात की थी कि उन्होंने कहा कि जी क्यों नहीं बढ़ाई, सनतकार इजाज़त नहीं दे रहे थे। हाँ जी, तो ये इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है? बिल्कुल, उन्होंने ये मजाक बहुत बड़ा लोगों के साथ मजाक किया, गरीब लोगों के साथ। तो उनसे जिनकी तनख्वाहें आपने 600% और 1200% बढ़ाई हैं, उनसे उनका गुजारा। अच्छा, मज़े की बात मैं बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, वज़रा जिनकी 200% और इनकी 650%, ये सिर्फ 650% तनख्वाह नहीं बढ़ी, 6.5 लाख रुपए का एक अलाउंस भी दिया है जो इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट है। अब ये मजाक क्या, वो कहते हैं जी इनका गुजारा नहीं होता। अब इनकी क्या मसला है, इनका घर फ्री है, सरकारी है सबके, गाड़ी फ्री है, गाड़ियाँ बल्कि ड्राइवर फ्री है, फ्यूल फ्री है, खाना पीना फ्री है, ट्रैवलिंग फ्री है, लोकल इंटरनेशनल सारी की सारी, फिर भी इनका गुजारा नहीं। ये चेयरमैन और सेनेट, हाँ जी, सब कुछ फ्री है। और ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है, ख्वाजा आसिफ ने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि इनकी सब चीज़ें फ्री हैं और वज़रा की भी सब चीज़ें फ्री हैं और तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं उनकी। तो ये बेहिसी भी है और बेशर्मी भी, मैं तो इसको कहता हूँ कि लोगों को। और अभी तक इतने एहतजाज के बावजूद किसी ने नहीं कहा कि हम वापस नहीं करते। और मैं आपको बताऊं, जब ये पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह बढ़ी, सुने मेरी बात है कि सुन ले, अरकान पार्लियामेंट की जब तनख्वाहें बढ़ रही थी ये 200%, तो कोई जमात किसी ने मुखालफत नहीं की, बाशमूल PTI, JUI सब इकट्ठे थे इस बात। बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अयाज सादिक साहब की जब तनख्वाह बढ़ी, कैबिनेट से अप्रूव्ड हुई? नहीं हुई, जरूरत ही नहीं है, सिग्नेचर नहीं। वो एक नेशनल असेंबली की फाइनेंस कमेटी है, ठीक है, उस फाइनेंस कमेटी बाइख्तियार है और उसका सरबराह स्पीकर है। ये वो डिसाइड करते हैं, अपनी सैलरी का खुद फैसला करते हैं। और पार्लियामेंट शायद तो पाकिस्तान पार्लियामेंट जो कानून साजी करती है, जो इस पूरी कौम पे कानून नाफिज करती है, बल्कि मैं कहता हूँ इम्पोज करती है, उन पे कोई कानून लागू नहीं होता। वहाँ पे भर्तियाँ बगैर इख्तियार के होती हैं। नैब में केसेस पड़े हैं तमाम स्पीकर्स के, उन्होंने टिका के असद कैसर आखिरी दिनों में 350 बंदे डायरेक्ट भर्ती करके गया, जिसमें उनके फैमिली घर के लोग भी शामिल थे। उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ आए, नैब में केस है। उसके बाद गिलानी साहब आए, या अयाज सादिक साहब ने अभी भर्ती कम अज़ कम नहीं की, लेकिन पहले जितने लोग आए, जगह ही नहीं बची होगी, जगह ही नहीं है, सही कह रहे हैं, अब बैठने की जगह नहीं है। आप यकीन करें वहाँ शिफ्टों में काम करना पड़ रहा है लोगों को, और सेनेट में भी यही हालत, और सैलरी आ रही है, सेनेट में भी यही हालत है। और सब ने इस इमाम में सब ने जो है ना अपना अपना हिस्सा लिया है। मेहताब हैदर साहब, एक और चीज़ जो हमने इसमें किया था कि जिस दिन वज़ीर आज़म ने हातिम ताई की खबर पे लात मारी कि 35 रुपये जो फ़ीस है PTV की, वो अब नहीं ली जाएगी। बहुत अच्छी बात है, नहीं ली जाएगी, लेकिन अल्टरनेट प्लान क्या होगा PTV चलाने का, ये अभी तक सामने नहीं आया। प्लस जिस रात आपने ये अनाउंस किया, उसी दिन आपने खबर आई कि जो फिक्स चार्जेस हैं गैस के, वो अब बढ़ जाएंगे। 2 दिन बाद आपने पेट्रोल के प्राइस इतने 8 रुपये प्लस 8.5 रुपये आपने बढ़ा दी, बिजली के प्राइस आपने बढ़ा दिए। तो ये कौन सा रिलीफ है? क्या ये ऑप्टिक्स के लिए 35 रुपये बचा के आप उसको कई 100 के उसमें जमेले में ले आएँ? देखिए, बुनियादी तौर पर ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए है, ऑप्टिक्स के लिए। और देखें, ये ऑप्टिक्स जो है, आप इसको जगलरी ऑफ वर्ड्स मैं कहता हूँ, आप उसके ज़रिए लोगों को, यानी एक तरफ से आप रिलीफ की बात करते हैं, दूसरी तरफ से आप फिक्स चार्जेस, और फिक्स चार्जेस भी कम नहीं 50% बढ़ाते हैं, 50%। तो देखें, ये बुनियादी तौर पर ये जो मैं शुरू में कह रहा था कि ये इलीट क्लब के लिए जो है ना ये सारा कुछ किया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि देखें, अगर सरकार ने अपना नैरेटिव चलाना है, तो सरकार जो है उसके पास 1700-1800 अरब रुपए का जो है वो 1800 अरब रुपए का जो है वो बजट है, तो वो अपने रिसोर्सेज उसके लिए एलोकेट कर सकती है। वो चलाना चाहे तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। देखिए, बुनियादी तौर पर आप सरकार का नैरेटिव जो है वो लोगों की जेब से जो है वो निकालने की कोशिश न करें, बल्कि आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, आपके पास टैक्सेस, आपने इतने टैक्सेस लगाए, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि 700-750 अरब रुपए के टैक्सेस इस दफ़ा भी लगाए हैं।
सर लेकिन हम तो हमेशा डेफिसिट में भी तो जाते हैं। बुनियादी वजह उसकी और है ना। मुझे ये बताएं कि आपने सैलरीड क्लास से 550 अरब रुपए का टैक्स पिछले साल के अंदर वसूल किया है। फॉर्मल सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उससे आपने अरबों रुपए के टैक्सेस लिए हैं। मुझे ये कोई जवाब दे कि रिटेलर्स से कितना टैक्स लिया है। रिटेलर्स जो हैं वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप उनसे टैक्स नहीं लेना चाहते। अच्छा, मैं सिर्फ नून लीग की बात नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंसी है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, वो वहाँ पे नहीं इसको करना चाहते। 1 जुलाई से IMF की ये भी शर्त है कि आप एग्रीकल्चर इनकम की टैक्स वसूली जो है वो शुरू करेंगे। रिटेलर्स से ये नहीं करना चाहते, एग्रीकल्चर इनकम से वो नहीं करना चाहते। तो फिर पाकिस्तान के जो सैलरीड क्लास उसका खून कब तक आप निचोड़ते हैं? बिल्कुल सही है। अच्छा सनाउल्लाह साहब, वैसे तो PTV के लोग बड़े आपसे नाराज रहते हैं, आप उनको कहते हैं हमारे ये बिला वजह पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन अभी जो मैंने बात की, जरा कोई हम इसको रैप अप की तरफ जाने से पहले 35 रुपये आपने कम कर दिए, बहुत अच्छी बात है, हम क्यों दें। लेकिन अब PTV वाले इसलिए भी परेशान है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि उनको 3-3 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, ऑल्टरनेट प्लान है नहीं। कहते हैं 14 अरब रुपये सालाना जमा होता था, अब वो जमा नहीं होगा। कैसे चलेगा ये इदारा, ये सफ़ेद हाथी? चलें ब्रेकिंग खबर दे देता हूँ आपको। हाँ दे दे सर। मोबाइल में डॉक्यूमेंट्स हैं, देखें। एक तो वो अच्छा ही हुआ, उसकी रिकवरी बड़ी मुश्किल थी, बहुत बड़े इशू थे, उसका अल्टरनेटिव प्लान अप्रूव हो गया, प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया। ओके। वो ग्रांट एंड एड होता है और इसके 14 अरब वसूल नहीं होते थे, इसके वेरी करते थे, 10 अरब से 12 अरब होते। चले ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए 11 अरब रुपए सालाना अप्रूव कर दिए। ये आपके लिए ब्रेकिंग खबर है। ओके। वो ग्रांट इन एड होगी, वो जिस तरह एक जेब से निकाल के, वो भी पब्लिक मनी है, टैक्स मनी दे, टैक्स पेयर मनी है, वो कोई और मनी वो नहीं है कि वो कहीं और। 35 रुपए वो ऑप्टिक्स के लिए थे, वो सही कह रहे हैं। और एक और वजह भी थी जो शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, 40 या 50 पैसे जो है वो आपकी प्राइस बढ़ने जा रही थी, जिसको ऑफसेट करना था। वो प्राइस बढ़ी है लेकिन वो 35 रुपए से उसका इम्पेक्ट नहीं आ रहा ख़त्म करने की वजह से। ये दो चीज़ें हैं। तीसरी जो बात है जिस पे अभी तस्दीक होना है, 2 लोगों ने तस्दीक की है कि IMF की भी ये डिमांड थी कि ये जो है इसको ख़त्म करें 1 जुलाई से, और शायद वजारत इत्तलात को भी आखिरी दिन बताया गया कि हम ख़त्म करने जा रहे हैं। 35 रुपए की बात करें। जी, वज़ीर इत्तलात को भी एक दिन पहले पता चला है कि जी ये हमारी एक शर्त है, हमें ये, और मेरे ख्याल 30 जून को ख़त्म किया इन्होंने, 1 जुलाई से उसको इम्प्लीमेंट किया। ये लास्ट रिव्यू जब हुआ था ना, सॉरी मैं आपको उसमें शामिल हो रहा हूँ, उस टाइम IMF की तरफ से ये शर्त थी कि ये आप जो बिलिंग के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें हैं इनको ठीक करें। मसलन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक है, वो भी वसूल की जा रही है, ये एक लेवी है, और ये लेवी पता है कब लगी थी? 1964 में। ओह माय गॉड। ये प्रोविंशियल लेवी है और 10 पैसे फी यूनिट है। ठीक है। अच्छा, वो क्या था? वो ये था कि ये ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान जब था उस टाइम लगी हुई थी। जी जी। अभी रिसेंटली मिनिस्टर ने एक लेटर लिखा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह एक इन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की ना, उसके अंदर ये भी इन्फॉर्मेशन है, वो जिस मकसद के लिए लेवी थी कभी भी उस मकसद के लिए वो इस्तेमाल नहीं हुई। जो बिजली के बिलों में आपको लगता है, जो बिजली के बिलों में आई थी वो बेसिकली पावर प्रोजेक्ट्स के लिए थी। अच्छा, तो बेसिकली ये मैं उसका थोड़ा सा और बता दूं। अब PTV के लिए क्वार्टरली रिलीज होंगे 2.25 अरब रुपए, लेकिन PTV में जो अब लल्ले तलल्ले होते थे वो इतना आसान नहीं होगा। उसकी वजह ये है, उसकी वजह यह है कि अब कमर्शियल ऑडिट होगा, उसका DG ऑडिट करेंगे, AGPR करेगा। 2019 से उनका ऑडिट ही नहीं हुआ, और जब ये पेमेंट दी जाती है ना फाइनेंस मिनिस्ट्री से, तो वो एक पॉइंट पे आपको एक एक्सपेंडिचर को आपको उनको बताना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है। तो अभी जो चल रहा था निज़ाम, उसमें कुछ नहीं पता कौन कहाँ से खा रहा है, कौन किसको पेमेंट हो रही है, कहाँ से पैसे और कितनी कुछ नहीं पता। कॉन्ट्रैक्ट भी मंजर आम पे पूरा जानबूझ के एक ऐसा निज़ाम वहाँ बनाया गया जिसमें इतने सुराख हैं कि जिसकी मर्जी जो किया जाए। किसी को ये भी नहीं पता कि आप हैरान होंगे कि आज से 2 साल पहले तक ये हालत थी कि कराची स्टेशन है तो वहाँ लोगों की सैलरी एक आदमी के अकाउंट में जाती थी, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। 2 साल बल्कि 1.5 साल पहले तक। अब हर बंदे का अलग अकाउंट बनाया गया, उसमें ट्रांसफर हो रही है। आप बताएं, तो रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं बेसिकली। ये भी एक बंदे ने जिसने ये काम किया था उसको तो उन्होंने उसी दिन फारिग कर दिया कि ये क्या किया इसने, वहाँ तो GM ने पैसे कमाने होते थे। चले, बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब आपका भी, मेहताब हैदर साहब आपका भी। लेकिन बात वही है कि बहुत सारी गवर्नमेंट कर रही है, वो ऑप्टिक्स के तौर पर कर रही है, लेकिन अवाम के हालात नहीं सुधर रहे। लेकिन यहाँ पे सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये जो मुल्क के नौजवान हैं यही पाकिस्तान बचा सकते हैं, मुल्क से बाहर जाएँ और पैसा कमाएँ, यहाँ पर डॉलर्स भेजें। लेकिन बात यह है कि जब पढ़ा लिखा तबका मुल्क छोड़ के चला जाएगा
तो मुल्क कौन चलाएगा? जो रह जाएगा वो सिर्फ फूड पांडा या फिर बाइकियाँ चलाएगा। प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।